लेकिन सऊदी अरबिया की पॉलिसी में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये भी है कि वो ये चाहते हैं, अमेरिका के ऊपर उनकी निर्भरता कम करना चाहते हैं। उन्हीं ने अपने अच्छे रिश्ते कतर से दोबारा इस्टेब्लिश कर लिए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी जाएंगे ईरान के ऊपर। सऊदी अरबिया की पब्लिक जो है वो चाहती है कि सऊदी अरबिया खुल के फिलिस्तीन के मसले पे काम करे, उनकी मदद करे। अमेरिका इन बातों से खुश नजर नहीं आता। नमस्कार, जय हिंद। मैं अपर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान कमर आगा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, बीते दिनों कई सारे डेवलपमेंट्स हमने देखे और उसमें से एक ये भी रहा कि हमने सऊदी अरेबिया में ओआईसी की जो मीटिंग रही उसमें सभी इस्लामिक देश इकट्ठा हुए। लेकिन यूं तो ओआईसी की मीटिंग हर बार होती है, लेकिन जो एक सऊदी और ईरान के हवाले से जो सबसे बड़ा चौंका देने वाला डेवलपमेंट है वो ये कि ईरान और सऊदी के बीच जो लंबे अरसे से देखे जाते थे दोनों प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अब उन दोनों के बीच नजदीकियां होती जा रही हैं। और हमने देखा कि ईरानी विदेशी मंत्री बीते दिनों मोहम्मद बिन सलमान से मिले। ये जो दोनों के बीच में नजदीकियां हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये काफी अहम है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इसको? देखिए, कई चीजें हैं। पहले तो सऊदी अरबिया जो था उसका जैसे आपने बताया ईरान का प्रतिद्वंदी था, ईरान का दुश्मन नंबर 1 था। ये दोनों अलग अलग कैंप्स में थे, एक शियात पर्शियन ईरानियन कैंप और एक दूसरी तरफ सुन्नी इस्लामिक कैंप में बटे हुए थे। दोनों कंजर्वेटिव और अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले थे। सऊदी अरबिया का मानना यह था, पहले जितने भी गुजरे हैं बादशाह या वहां के ऊपर, कि ईरान जो है उनका एनिमी नंबर 1 है और उसको वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो अमेरिका उम्मीद कर रहे थे कि शायद अमेरिका उनको सजा देगा, वॉर लड़ेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में, या इजराइल से शायद उनकी लड़ाई होगी कंटेन। बाद में उनको समझ में आया कि बेस्ट यही है तरीका कि आपस में दोस्ती कर ली जाए। और बदलती ईरान की में तो कोई चेंज नहीं आया, उनकी पॉलिसी तो वही है पुरानी। लेकिन सऊदी अरबिया की पॉलिसी में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। उन्हीं ने एक सबसे बड़ा चेंज तो ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिका के ऊपर उनकी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, इन सब में मेजर बदलाव लेके आ रहे हैं। ईरान से दोस्ती करने की मतलब यह है कि उनकी जो डिपेंडेंसी है सिक्योरिटी को लेके वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो जो है आपस में अपनी वो स्वयं एक सिक्योरिटी बंदोबस्त कर रहे हैं। इस्लामिक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस जो बना है उसको वो चाहते हैं कि और स्ट्रांग बने, ताकि किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंस ना रहे। सऊदी लेड अलायंस जो हो रहा है उसमें यूएई भी है, इजिप्ट सबसे बड़ा है, सूडान और बहुत से देश हैं उसके अंदर। सऊदी अरबिया के साथ मुश्किल ये रही है कि वो उसके पास फाइटिंग फोर्स नहीं थी, क्योंकि ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, और उसके तहत सिक्योरिटी अमेरिका जो बाहर से थ्रेट आता था उसको सिक्योरिटी अमेरिका प्रदान करता था, जो कि उनको मेजर सिक्योरिटी थ्रेट इराक से था, फिर बाद में ईरान से। और लेकिन ये कि अब वो थ्रेट उनको लगता है कि एलिमिनेट हो गया है। और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने ये ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो था ये लैप्स हो गया है, और नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो अमेरिकन ने दिया था, उनके सामने प्रपोज किया था, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। तो इस तरह से वो उनकी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो है पूरे उस क्षेत्र में टेंशन को कम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं ने अपने अच्छे रिश्ते कतर से दोबारा इस्टेब्लिश कर लिए, जहाँ पे उन्हीं ने पहले ब्लॉकेट किया था कतर का। अब बहुत अच्छे संबंध हैं इन दोनों के बीच में।
यमन में भी जो हुती रेबल हैं, जिससे उनकी बड़ी काफी समय से लड़ाई चल रही थी, उनसे उन्हीं ने बातचीत का दौर चल रहा है। एक वजह और थी ईरान से रिश्ते बनाने के लिए कि ईरान, उनका मानना यह है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है ईरान का वो हुती रेबल्स पे है, हुतियों पे है, जो कि यमन के हैं यहाँ पे। तो ईरान से अच्छे रिश्ते बनाने में ईरान मदद भी कर सकता है हुतियों से, इनके रिश्ते बनाने में या बातचीत करने में। हालांकि ईरान कहता है कि ये आपस में तय करें। फिर इस तरह से देखते हुए वो एक नई दिशा में जाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो वो कदम उठा रहे हैं जिससे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इमर्ज कर जाएं। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ डी डॉलराइजेशन यानी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे अब तेल का। फिर उसके अलावा ये भी है कि ब्रिक्स की भी मेंबरशिप चाहते हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया, शायद अमेरिकन प्रेशर बहुत है। फिर उसके अलावा यह है कि हर वो कदम कर रहे हैं जो ब्रिक्स करता है, लोकल करेंसी में ट्रेड करना। फिर उसके अलावा रशिया चाइना से अच्छे संबंध बनाना, और मल्टीपोलर वर्ल्ड वो समझते हैं कि इमर्ज कर रहा है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में उनको लगता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो उनका एक बड़ा रोल उसमें होता है, वो भी एक बड़ी पावर बन जाएंगे। जिससे कि तेल उनके पास है और जिसके पास रिसोर्सेज इतने हों उसको रोकना मुश्किल होता है। इसलिए कि अभी तक इनके जो ऑयल रिसोर्सेज थे उसका फायदा अमेरिकन उठा रहे थे। ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील में तेल की कीमत पे भी वो कंट्रोल करते थे सऊदी अरेबिया की मदद से। मगर अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि वो किसी किस्म की डिक्टेट नहीं लेंगे और खुद ही मसलों को तय करेंगे, तेल की प्राइस हो या दूसरी चीजें हों। फिर उन्हीं ने ईरान से दोस्ती कर ली। फिर उसके अलावा ये भी है कि अब तेल के डीलिंग वो उन कंट्रीज से भी करेंगे जिनके ऊपर सैंक्शंस है, यानी ईरान और रशिया से। ईरान से उन्हीं ने मिलिट्री टाइज भी इस्टेब्लिश कर ली। इसके मतलब ये है कि वो अब ये तय हुआ है कि दोनों देशों की जो नेवी है वो रेड सी में, लाल सागर में ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करेगी आने वाले समय में। यानी आने वाले समय में उनके रिश्ते और बढ़ेंगे मिलिट्री। और फिर ये भी है कि ट्रेड भी बढ़ेगा और उनके फॉरेन मिनिस्टर ईरान भी हो ही आए और उनके दूसरे मिनिस्टर्स भी आए यहाँ पे। अब वाइस प्रेसिडेंट का भी दौरा हो गया और प्रेसिडेंट भी इससे पहले आ चुके हैं वहाँ पे। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी जाएंगे ईरान के ऊपर। अमेरिका इन बातों से खुश नजर नहीं आता। ट्रम्प से उनकी अच्छी मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो अमेरिका के विरुद्ध नहीं है। ये सोचना कि वो अमेरिका के विरुद्ध हैं, वो अमेरिका के साथ वो अच्छे रिश्ते बना के रखने के साथ साथ वो दूसरे देशों से भी अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि भारत है, भारत के सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से वो भी जितनी सभी बड़ी पावर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध। और सऊदी अरेबिया अब अपने हित में काम करेगा। ये उनकी पॉलिसी जो उसके हित में होगा। तेल का दाम अगर कम करना है तो वो कम करेंगे, बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा भी सकते हैं ओपेक के दूसरे मेंबर्स के साथ, क्योंकि वो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं अभी भी देखा जाए। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो जो है सिक्योरिटी मसलों पे भी वो अपनी डिपेंडेंसी कम करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये जो डेवलपमेंट है जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ आर्थिक बल्कि जो सैन्य है उन्हीं दोनों मामलों को लेकर ईरान और इजराइल के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिश्ते ईरान के सुधरते जा रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो वाईनेट न्यूज रिपोर्ट की बात की जाए, उसकी एक रिपोर्ट की, तो उसके हिसाब से ईरान और जो सऊदी है इसके बीच के रिश्तों को बेहतर कराने के लिए चीन की मध्यस्थता के साथ साथ इजराइल का जो आक्रामक रवैया रहा है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। आप इसके साथ सर अग्री करते हैं कि चाइना मध्यस्थता कर रहा है और इजराइल का रवैया इसके पीछे रीजन है? दोनों की अंबर कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल सिचुएशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। और दूसरे ये है कि
और इस बदलती हुई सिचुएशन में वो ये देख रहे हैं कि वो कहीं पीछे न रह जाए। वो एक पहले भी बड़ी ताकत थे, इस्लामिक देशों के लीडर थे, अब उनको और बड़ा भी रोल नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। सऊदी अरबिया की पब्लिक जो है वो चाहती है कि सऊदी अरबिया खुल के फिलिस्तीन के मसले पे काम करे, उनकी मदद करे। उनके हमस से अच्छे रिश्ते नहीं है, मगर ये कि ह्यूमैनिटेरियन एड, और दूसरी तरफ ये कि वो ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की जिसकी बात हो चुकी है पहले इजराइल और पीएलओ के बीच में, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। और अरब लीग का भी एक रेजोल्यूशन है, आई थिंक 2002 का, मुझे ठीक से डेट नहीं याद, यस, तो वो उसके में ये तय हुआ था, अरब लीग ने ये तय किया था कि वो नॉर्मल रिलेशन इजराइल से करेगी अगर इजराइल सभी उन जितनी भी जमीनें उसने ऑक्युपाई की हैं अरब देशों की, उन सब से वो विड्रॉ करेगी, फिलिस्तीन स्टेट का, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन होगा। ये कहते हैं कि अब जब उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करें, तो वो ये कहते हैं कि हम तभी ज्वाइन करेंगे जब फिलिस्तीन का गठन हो जाएगा। हमें कोई एतराज नहीं, हम ही नहीं बल्कि दूसरे अरब देश भी करेंगे। यानी अब वो साफ साफ ये बातें कर रहे हैं। इसके मतलब ये है कि दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप इजराइल के लिए कहा है कि युद्ध बंद करे, और वो सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड में लेके आएंगे। अब्राहम अकॉर्ड के मतलब ये है कि जैसे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये सब देशों ने जो ज्वाइन किया है इब्राहिम अकॉर्ड, और सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने अच्छे संबंध बनाए हैं इजराइल के साथ। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन कर ले, तो वो इस बात को उन्हीं ने क्लियर कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड जो थी बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो पहला टर्म था उसमें उन्हीं ने इनिशिएट किया था, और उसमें ये यूएई और सूडान और बहरीन ने ज्वाइन किया था। सऊदी अरेबिया ने भी बात की थी, लेकिन बाद में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि फिलिस्तीन स्टेट बनने के बाद ही ये संभव हो पाएगा। तो वो अब ट्रम्प साहब 20 जनवरी को वहां के राष्ट्रपति बन जाएंगे, चार्ज ले लेंगे, तो उन्हीं ने उससे पहले अपनी पॉलिसीज को एक गियर कर दिया है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और उसको आगे लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जल्दी जल्दी इस अगले 2 महीने के अंदर, ताकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आ पाए। अब किस तरीके से डील करेंगे जब ट्रम्प आएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात और है सर जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले सऊदी अब्राहम अकॉर्ड ऑलमोस्ट साइन करने वाला था, और अब हमने देखा है कि जो ओआईसी के समिट हुए उसमें मोहम्मद बिन सलमान काफी बदले हुए और एक सख्त उनका रूप नजर आया इजराइल की तरफ। तो क्या जो सऊदी और जो इजराइल को लेकर रिश्तों में बेहतरी की बात थी, क्या उसको अब भूला जाए? क्या वो वैसे रिश्ते अब्राहम अकॉर्ड की तरफ नहीं आएगा सऊदी अरेबिया? ये जो बदलाव हम मोहम्मद बिन सलमान में देख रहे हैं ईरान की तरफ और इजराइल की तरफ, इसके पीछे आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ईरान 2-3 चीजें शुरू से कह रहा है इनसे। एक तो ईरान का कहना यह है कि जो सिक्योरिटी है उस क्षेत्र की, उसकी जिम्मेदारी जो है उस मुल्क, उस क्षेत्र के यानी पर्शियन गल्फ के जितने भी देश हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। उनका दायित्व बनता है वो करें। दूसरा, वो सऊदी अरेबिया से बार बार ये कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो किसी बड़ी ताकत को सबलेट न करें, किराए पे न दें, बल्कि स्वयं सब मिलके करें। अब सऊदी अरेबिया भी, क्योंकि वो एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने का उनका भी सपना है, वो भी अब कह रहे हैं कि हम डिफेंस प्रोडक्शन भी करेंगे, सेना भी बनाएंगे अपनी, और इस्लामिक कोलिशन भी एक उन्हीं ने बनाया है, तो वो भी अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं।
और मैंने जैसा बताया, तो इस तरीके से उसमें एक ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ईरान एक बड़ी शक्ति के रूप में भी इमर्ज कर गया है। ईरान के पास जिस तरह की सेना है और जिस तरह के उसने वेपन सिस्टम्स डेवलप किए हैं, तो वो एक फोर्स बन चुका है। तो अब ये है कि सऊदी अरेबिया को ये लग रहा है कि अगर वो कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेगा तो पीछे रह सकता है, इसलिए और उनकी जनता का भी प्रेशर है कि वो एक बड़ा रोल भी करें, जैसे वो हमेशा से रहे हैं। एक पावर इस्लामिक देशों की एक शक्ति रही है, तेल के बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं ने ये भी कहा है कि अगर हम इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा है। और ये सच बात है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कि वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, दबे हुए हैं, वो किसी भी वक्त कुछ करने की शक्ति उनमें रखते हैं। और ये भी है कि फॉरेन फोर्सेस भी वहाँ पे काफी एक्टिव हो जाती हैं ऐसे मौकों पे लेके। उनके स्टेप बहुत बोल्ड है और वो एक बड़े लीडर के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज हैं मेजर डेविएशन पॉलिसी से, वो एक स्टेट्समैन बनने की तरफ बढ़ रहे हैं कि स्वयं डिसीजन लेना, बड़े बड़े मसलों को हल करना, जो कि उससे पहले कई बार कोशिश की गई नहीं की। और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने अपने यहाँ भी सोशल रिफॉर्म्स लेके आए हैं, बहुत से औरतों को बहुत सी कंसेशंस दिए हैं उन्हीं ने, जिसके बारे में बराबर बात हो चुकी है पहले भी काफी। हिजाब और कार ड्राइविंग और बिजनेसेस, और लड़कियां छोटी छोटी बिजनेसेस भी कर रही हैं। बड़ी बिजनेसेस पहले करती थी लेकिन सामने नहीं होते थे, नाम होता था खाली, अब वो डायरेक्ट कर रही हैं। बड़े पोस्टों पे अपॉइंटमेंट्स भी औरतों का हो रहा है। म्यूजिक, कल्चर, देखिए जो उनकी पुरानी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, यह है अभी भी, वो एंटी डेवलपमेंट थी, बहुत ज्यादा एंटी डेवलपमेंट थी। और वो उसको वो शेड कर रहे हैं, इसलिए कि अब वो चाहते हैं डेवलपमेंट एजेंडा, तो उसको वो डाइल्यूट कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि डाइल्यूट कर रहे हैं। और उसमें मेजर वो इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ था, वो म्यूजिक, कल्चर, इन सब के खिलाफ था, खिलाफ थी। वो एक पर्टिकुलर ड्रेस जो ट्रेडिशनल ट्राइबल टाइप के जो कल्चर था उसको प्रमोट करती थी। और फिर उसके अलावा ये भी था कि वीमेन का उसमें कोई रोल नहीं था, हालांकि पिछले कुछ समय से धीरे धीरे उन्हीं ने काफी रोल दिया, उसको काफी पोजीशंस दी। तो अब वो उसमें, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट, उन्होंने एजेंडा अपनाया है, तो उसके लिए रिलीजियस आइडेंटिटी वो होनी चाहिए जो उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिससे मैं समझता हूं कि जो एक्सट्रीमिज्म इस्लाम के अंदर आ गई थी, वो इसलिए कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको सऊदी ने काफी समय से प्रमोट किया, खासतौर से जब से अफगानिस्तान की वार हुई, युद्ध हुआ, तब से वो लोग प्रमोट कर रहे थे। अब ये है कि वो उसको धीरे धीरे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक कंटेन भी कर लिया है, और फंडिंग भी बंद कर दी है। जो इस तरह की संस्थाएं थी दुनिया में जो एक्सट्रीमिस्ट, जो उनके अलाइज थे, उनके जो सऊदी बैक्ड सेल्फी मूवमेंट के जो अलाई थे, उनकी भी फंडिंग बंद हो गई है तमाम। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज मुसलमानों की पॉलिटिक्स और मुसलमानों की थिंकिंग में भी आएगा। इसमें समय लगेगा लेकिन जरूर आएगा। एक्सट्रीमिज्म, वैसे भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी जो थी, उसका पीक हो चुका है। वो हुआ था इराक में, जब उन्हीं ने अपना वो बनाया था, खिलाफत वहां पे कायम हुई थी। तो तमाम दुनिया से आपने देखा होगा यंग लड़के लड़कियां जा रहे थे कि हम इस्लामिक स्टेट में रहेंगे, खलीफा आ गया वापस। लेकिन वहां पे जो हालात हुए और जिस तरीके की उन्हीं ने इस्लामिक स्टेट सेटअप की थी, उससे तो और बड़ी तबाही हो गई वहां, इराक की बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। और बाद में फिर अमेरिका और शिया इस्लाम मलेशियाज और सब ने मिलके, इराकी आर्मी ने मिलके उनको वहां से चेज आउट किया। और इराक सीरिया से, ये अब सीरिया के एक छोटे से इलाके में है, और ये एक फोर्सेस जो है एक मर्सिनरी फोर्स बन गई हैं, जिनका इस्तेमाल वहां पे कंट्रीज के
अलग अलग कंट्रीज उनका टाइम टू टाइम यूज करती रहती हैं, पाकिस्तान खास तौर से। तो वो जो है अब अट्रैक्ट नहीं कर रही, उनका पीक हो चुका है। और ये तालिबान ने जिस तरह की हुकूमत अफगानिस्तान में बनाई वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है मुसलमानों को, जिस तरीके के रोल हैं। लाखों लोग वही छोड़ के भाग गए जब तालिबान आए, लड़के लड़कियां और मर्द। वो देखने वाला सीन था किस तरीके से लोग घर से छोड़ रहे थे, जा रहे थे अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के। जितना बड़ा मिडिल क्लास मुल्क ही छोड़ के भागना पड़ गया, इसलिए वो लोग थक गए थे लड़ते लड़ते। उनको लगा कि अब हराना मुश्किल होगा, तो उसका पीक हो गया है और इन्हीं ने फंडिंग बंद की है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसकी काफी उसमें बदलाव आएगा तो मुस्लिम हम पॉलिटिक्स में। जी, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस्लाम का एपिसेंटर माना जाता है और जिस तरह की आइडियोलॉजी और जिस तरह की सोच वहां से निकाली जाती है वो दुनिया भर में मुसलमानों में फैल जाती है। और पहले कट्टरवाद को फंड किया, अब हो सकता है जो उदारवाद की तरफ सऊदी अरेबिया जा रहा है तो उसका असर भी ग्लोबली मुसलमानों में नजर आए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक बात ये और समझ में आती है कि मोहम्मद बिन सलमान एक फ्यूचरिस्टिक और विजनरी लीडर है और वो बहुत कुछ सोच कर इन रिश्तों में और ये सारे जो बदलाव हमें सऊदी अरेबिया में नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे काफी बड़ी वजूहात हमें नजर आ रही हैं। और आने वाले समय में किस तरह की डेवलपमेंट होती है ब्रह्म अकॉर्ड के हवाले से या और कुछ भी, उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।